अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर तुमने अभी तक सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अभी भी चांस है या गेम ख़त्म? मैं इमोशनली आंसर नहीं दूंगी, प्रैक्टिकल एनालिसिस करके बताऊंगी। सबसे पहले तो ये मिथ क्लियर कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होगा या मार्च में। तो देखो अभी जो कल जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आप 7 मार्च तक आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि मार्च की स्टार्टिंग में पेपर नहीं होगा, मे बी एंड में हो या अप्रैल के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारे पास 30 दिन हम मान के चलते हैं। देखो एक्स्ट्रा दिन अगर होते हैं ना तो वो हम रिवीजन का कर लेंगे या फिर जो टॉपिक्स हमारे बच जाएंगे वो कर लेंगे, लेकिन एक बार हमें हमारे माइंड में ये मान के चलना है कि हमारे पास सीधा सीधा 30 दिन है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रैक्टिकल एनालाइज करके बताती हूँ। देखो मैं ऐसे कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बताऊँगी कि जो मैं कर पा रही हूँ या मैं कर सकती हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट का मतलब फेलियर नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर सच क्या है, सिलेबस बड़ा नहीं होता है, अप्रोच गलत होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका जो डाउट था कि एग्ज़ाम कब होगा, अप्रैल में मार्च में, अप्रैल में हो या मार्च एंड में हो, हमारे पास पहले सबसे पहला जो टारगेट है हमें 30 दिन का लेके चलना है कि हमारे पास 30 दिन है। तो 30 दिन के अकॉर्डिंग 30 दिन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। मान लिया हमने कि 30 दिन बचे हैं, अगर हम डेली 10 घंटे, आई नो कि 10 घंटे कई बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे और कुछ लोगों के लिए बहुत सही होंगे, बट मैंने 10 घंटे इसलिए बोले क्योंकि हम 10 घंटे पढ़ेंगे ना, का टारगेट लेके बैठेंगे ना, तो हम सिर्फ वहाँ पे 8 में मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 6 से 7 घंटे ही हम निकाल पाते हैं। तो इस वजह से मैंने 10 घंटे बोला है कि एटलीस्ट आप माइंड में सेट करो कि भाई हमें रोज़ मतलब कि जो 30 दिन हमारे हैं उसमें मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है। तो एक बार के लिए हम 10 घंटे मानते हैं, तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने घंटे हुए, 300 घंटे हुए। और इसमें से अगर हम जो तरीके से जो हम पढ़ेंगे या फिर जो भी प्रॉपर जो पढ़ाई के घंटे होंगे वो 250 घंटे हावर ही होंगे। ठीक है, मतलब कि हम 250 घंटे हम पढ़ सकते हैं। तो हमें सिलेबस, पहली बात तो ये माइंड में मत रखो कि मुझे कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ना है। भाई सबसे पहले तो 70 to 80% हमें सिलेबस प्रिपेयर करना है, और ऐसा प्रिपेयर करना है कि भाई 70-80% में से जो कुछ भी पॉइंट पूछे, कोई कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो वो तो मुझे आता ही है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। और रेंडमली लगाओगे ना अपना टाइम तो वो वेस्ट है। लेकिन अगर हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करोगे तो रिजल्ट पॉसिबल है। देखो मेरा तो ये मानना है। अब मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, एक सेकेंड सॉरी, मैं क्या फॉलो कर रही हूँ मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो 60% फोकस अपना हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स पे होना चाहिए। जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो मेन टॉपिक्स है जिस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं ना, उन 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 टॉपिक्स को पहले करना है। 25% फोकस आपका मीडियम टॉपिक्स पे होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमने हाई प्रायोरिटी वाले जो थे हमने रखे थे वो पढ़ लिए और मीडियम वालों को इग्नोर कर दिया। नहीं, ऐसे टॉपिक जो इग्नोर नहीं किए जा सकते और इजीली हम पढ़ भी सकते हैं, तो 25% फोकस हमारा वहाँ होना चाहिए। और 15% हमें रिवीजन और एमसीक्यू पर रखना चाहिए। अब देखो क्या होगा कि रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। पहला टॉपिक पढ़ा, उसका नेक्स्ट डे पहले रिवीजन और फिर उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करो। मैं तो यही करती हूँ। आप लोग जैसे आपको समझ आए वैसे करो कि भाई एक दिन टॉपिक पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे नया टॉपिक पढ़ लो, और जब तीसरे दिन पढ़ो तो पुराना जो उससे पहले जो पढ़ा था ना उसका पहले रिवीजन करो, देन आप न्यू टॉपिक पढ़ सकते हो। बट ये है कि रिवीजन ज़रूर करना, एक टॉपिक का एटलीस्ट 4 से 5 बार तो रिवीजन होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। हर सब्जेक्ट को हम 3 घंटे देंगे। हमारे पास हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो सबसे पहले तो मैं जो कर रही हूँ वो ये कि मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री साथ पढ़ रही हूँ, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ फिलहाल मैं। तो और हर सब्जेक्ट को मैं 3 घंटे दे रही हूँ। 3 घंटे में से मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, और फिर जो 2 घंटे में मैंने जो टॉपिक पढ़ा है ना उसको मैं एक डिस्क्रिप्टिव वे में उसके नोट्स बना रही हूँ। तो इससे हो क्या रहा है कि मेरी लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, प्लस जो मैंने पढ़ा उसका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने सॉलिड लिक्विड गैस ये टॉपिक पढ़ा, ये पूरी एक यूनिट है मैटर की,
लेकिन मैंने उसमें से ये टॉपिक पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, और पढ़ के फिर उसको मैंने जैसे डिस्क्रिप्टिव में जो फॉर्मूला है या फिर जो वे फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी है, मतलब एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन, उस इन 3 पार्ट में उस पूरे टॉपिक्स को लिखा है। इससे 2 फ़ायदे हुए कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँगी, दूसरा मेरी स्पीड भी बढ़ रही है और तीसरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 घंटे हमने केमिस्ट्री और 3 घंटे हमने बायोलॉजी, तो 6 घंटे तो हमारे यहाँ पैक हो गए। अब इस 6 घंटे को कैसे पढ़ना है कि स्टडी, यानी केमिस्ट्री के 2 घंटे, बायोलॉजी के 2 घंटे हमें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए तो उसके बाद 1-1 घंटा जो है वो हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में देंगे, मतलब कि जो हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना उसको हम डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो और हमें चीज़ें लिखना आए, ज़्यादा सोचना ना पड़े। मतलब क्या होता है कि जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं ना तो हम लिखने में पूरे हो जाते हैं, और लिखने में और सोच के लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें वो एक हो जाएगा, वर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हमें याद रहेंगे तो हम क्वेश्चन को उसके अराउंड पूरा लिख पाएंगे, ठीक है। फिर 6 घंटे तो हमारे वो हो गए। उसके अलावा जो टाइम बचेगा 1 घंटा, यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो 1-1 घंटे हमें एमसीक्यू को देना है, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और अब कितने हुए? 8 घंटे। अभी भी हमने 10 घंटे का टारगेट लिया है। अगर आप थक गए हो, नहीं हो रहा है, तो फिर छोड़ दो, बट ये 8 घंटे तो आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो। बट अगर आप में कैपेसिटी बची है, एनर्जी बची है, तो 2 घंटे आप पढ़ सकते हो, तो फिर आप फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स में क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है ना वो पढ़ो। हाँ, यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर को नहीं छेड़ना है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने और एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करने हैं अगर हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो। बाकी हमारी बायोलॉजी लंबी चलेगी, लेकिन केमिस्ट्री के टॉपिक कम है, तो केमिस्ट्री के टॉपिक हमारे पहले हो जाएंगे बायोलॉजी से, तो जब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो हम उसकी जगह फिजिक्स को रख देंगे। तो यहाँ हमारे एमसीक्यू ऑलरेडी तैयार हो गए, तो हमें यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि लेट स्टार्ट पॉसिबल है अगर हम डिसिप्लिन रखें, फोकस्ड रहे, और जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना उसको एक स्ट्रक्चर में पढ़े, मतलब डिस्क्रिप्टिव को उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में ही पढ़ें और डेली उसको लिखें, डेली उसकी प्रैक्टिस करें, तो भाई हाँ पॉसिबल है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना हो ना आपको, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरे नोट्स देखने हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मैं एक्चुअली इसी वीडियो में बता देती हूँ कि जो राइटिंग स्टाइल रूल जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं वही, हालांकि मैं बता चुकी हूँ कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने सॉलिड वाला टॉपिक पढ़ा, उसको पढ़ा समझ लिया, तो फिर मैं उसको क्या डिस्क्रिप्टिव वे के फॉर्मेट में लिखती हूँ, उस मतलब कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर उसका कंक्लूजन। इससे क्या होता है, मेरा रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें भी मुझे याद हो जाती हैं। तो और एक चीज़ और इनमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो हमें याद रखने की चीज़ है ना, वो ये है कि जितने भी कीवर्ड्स है ना उसको अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और उस कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि अगर कीवर्ड्स याद रहेंगे तो हम हमारा पूरा क्वेश्चन उसके अराउंड लिख पाएंगे। साइंटिफिक टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, मतलब कि साइंटिफिक टर्म्स हमें क्वेश्चन पेपर में लिखते टाइम यूज़ करने हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन बहुत पावरफुल लगता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे बह रहा है, ये एक वर्ड है बह रहा है, इसकी जगह हम प्रसार होते हैं ये लिखते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो ऐसे करके हमें वर्ड्स पे भी थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, और जब लिख रहे हो तो प्रॉपर शब्दों के बीच में, जैसे एग्जाम्पल, ठोस, दर, गैस, ऐसे प्रॉपर ये स्पेस होना चाहिए ताकि हमारा ना ग्लिच ना लगे, और है ना जो हमारी कॉपी है वो सुंदर, नीट एंड क्लीन लगे। तो एक प्रॉपर स्पेस रखना है लिख। और ये कैसे पता लगेगा, जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तब हमसे ये चीज़ें सारी होंगी। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगा था, हो सकता है आपको भी टाइम लगे, लेकिन करो, लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, ठीक है। और टाइमर लगा के लिखो ताकि हमें पता लगे कि हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम ले रहे हैं। और वही है, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करो, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ मेरे नोट्स देखने हो कि मैं किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगी। और इसके अलावा अगर आप अब
आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं तो कर रही हूँ। देखो मुझे ना स्टार्टिंग में अपनी पेपर को समझने में, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस कैसे करूँ, क्या करूँ, इसको समझने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। आप लोग अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो और आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को ना कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको उसके आंसर दूंगी, क्योंकि मैंने चीज़ों को समझ लिया है। तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है जो मैंने करा है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि हमें 30 दिन ही, ये मान के चलो हमारे पास सिर्फ 30 दिन ही है, और 30 दिन में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा इन द सेंस 70 से 80% तो हमें कंप्लीट करना ही करना है, ताकि हम एटलीस्ट हम पेपर फाइट कर पाएँ। इतना तो अपना अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट मैं आपको जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ूंगी ना, उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्टिव मैं जिस बता रही हूँ, कि जैसे मैं हर एक टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव वे में ही उसके नोट्स बना रही हूँ, तो वो मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख देना। या थैंक यू।